हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JK24 स्टडी में। माय डियर दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 8 यानी कि अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक तरीके से समझने वाले हैं और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का ये वीडियो पहला है और इसमें हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे इस चैप्टर को। कहने का मतलब इसमें ओनली सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें क्लियर की जाएंगी और जो आपकी एक्सरसाइज है वो अगले वीडियोज में होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन होगा कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति अगर बेसिकली ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, त्रिकोणमिति 3 शब्दों को मिलकर के बनी है। 3 शब्दों के मेल से त्रिकोणमिति शब्द बना है। देखिए, वो 3 शब्द हैं आपके तिर प्लस कोण प्लस मिति। ये 3 शब्दों से मिलकर बनी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर तिर का मतलब होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है माप। यानी कि 3 कोणों के द्वारा माप ज्ञात करना, यानी कि किसी त्रिभुज की कोण, उसके जो कोण हैं उनके द्वारा माप ज्ञात करना। तो कह सकते हो कि त्रिभुज की भुजाओं को मापना, त्रिभुज की भुजाओं को मापना, त्रिभुज की भुजाओं को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर हम एक और परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं, अथवा देखिए मैं आपको बता दूं, ये सब आप नोट करते जाइए, बहुत काम की चीज़ें हैं। अथवा आप ये भी कह सकते हो, त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत किसी त्रिभुज त्रिकोणमिति के अंतर्गत किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पर कि किसी भी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के मध्य जो संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन त्रिकोणमिति के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो आप इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। देखिए, अब इसमें शब्द आता है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। अब देखिए, त्रिकोणमिति जो होती है वो आपकी ओनली सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए फॉलो करती है, यानी कि समकोण त्रिभुज पे काम करती है। ठीक है, तो आप यहां पर कह सकते हो कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। देखिए, यहां पर ये समझ गए होंगे कि जो त्रिकोणमिति है वो हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही प्रयोग की जाती है। अच्छा, अब यहां पर ये जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज कौन से होते हैं। समकोण त्रिभुज यहां पर देखिए, वे त्रिभुज जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 3 एंगल होते हैं, सभी त्रिभुजों में 3 कोण होते हैं। 3 कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री एंगल का बनाता है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब ये चाहे कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के कोणों का योग, ये भी जान लो थोड़ा सा, त्रिभुज के कोणों का योग होता है, कोणों का योग बराबर 180 होता है। अब 90 ये हो गया तो 90 बचा, 90 में से ये हो सकता है ये 40 हो, ये 50 हो। ठीक है, ये 40 हो या फिर ये 50 हो, कोई सा हो सकता है। कहने का मतलब एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, अब जो होता है आपका समकोण त्रिभुज, ये तो आपको समझ में आ गया होगा
कि जो त्रिकोणमिति है वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पे काम करती है। अब आप कहोगे कि सर मैं तो ये इस वाले पे लगाऊंगा, तो देखो इस वाले पे नहीं काम कर सकती, क्योंकि त्रिकोणमिति जो होती है ओनली सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पे काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा समझिए। अब जो समकोण त्रिभुज है वो जरूरी नहीं है कि इस प्रकार का ही बना हुआ हो, वो इस प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अब इसमें ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का बनना है, 90 डिग्री का ये कोण बनना है ना, बनना है, बिल्कुल बनना है। तो जरूरी नहीं है कि इसी शेप में होगा, किसी भी शेप में हो सकता है, बट उसका एक कोण 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा। ठीक है, अब हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, अब जब समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है, अब इसमें जो भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं? इसमें 3 भुजाएं हैं। अब तीनों भुजाओं को कुछ ना कुछ तो नाम भी होगा, इन तीनों भुजाओं का कुछ ना कुछ नाम होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। देखिए इसका नाम है कर्ण। क्या है? कर्ण। ये होती है लंब और ये होती है आधार। ठीक है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेस और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। और देखिए यहां पर देखो, सबसे बड़ी भुजा इसकी कर्ण होती है, क्योंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में इसकी बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है हमेशा। तो देखिए यहां पर लिख लीजिए, यहां पर लिख लो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, तो ये कर्ण कहलाएगी। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो 90 डिग्री का जो एंगल बनता है, 90 डिग्री का जो एंगल बनता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण कहलाती है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए होगे। अब देखो, अब जब ये भुजाएं, जो ये वाली भुजाएं सब आ गई, तो अब इन भुजाओं में कुछ ना कुछ संबंध भी होगा। अरे भाई बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जो है इससे और इससे दोनों से जो है मिल रही है, ये भी इन दोनों से मिल रही है। देखिए यहाँ पर, तो इनमें कोई ना कोई संबंध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, इन दोनों में कोई ना कोई संबंध होगा। तो देखिए इन दोनों, इनमें जो सभी में कोई ना कोई जो संबंध होता है उसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, क्योंकि देखिए ये वाली भुजा है, इससे चिपक रही है और इससे दोनों से, तो कहने का मतलब प्रत्येक भुजा अन्य भुजाओं से के साथ जो है 2 संबंध बनाएगी। तो तीन भुजाएं टोटल, तो कितने हो जाएंगे? 6। 6 संबंध हो जाएंगे, लिख लीजिए पहले। तो देखिए पहला है आपका ज्या, दूसरा होता है कोज्या। देखिए मैं अभी आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, पहले आप लिख लीजिए। तीसरा होता है स्पर्शज्या, चौथा होता है कोटि स्पर्शज्या, पांचवा होता है व्यूकोज्या, और इसका छठा होता है व्यूज्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं साइन, इसे कहते हैं कोसाइन, इसे कहते हैं टेंजेंट, और इसके लिए अगर बात करें तो कोटेंजेंट कहते हैं, कोटेंजेंट। इसके लिए कहते हैं सीकेंट, के लिए कहते हैं कोसिकेंट। ठीक है ना, इनके ये पूरे नाम हो गए इंग्लिश में। इसे इंग्लिश में ये कहते हैं, इसे, और इन सबको क्या है इंग्लिश में ये नाम से कहते हैं। देखिए जब हम क्वेश्चन में इसे प्रयोग करते हैं तो इसे कहते हैं साइन, इसे कहते हैं कॉस, इसे कहते हैं टेन, यानी कि शॉर्टकट निकालिए, आगे के 3 अक्षर निकालिए हैं। इसे कहते हैं कॉट, इसे क्या कहते हैं? सेक कहते हैं, और इसे कहते हैं कॉसेक। ठीक है ना, तो यहां तक तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब देखो क्या होता है, यहां पर होता है, अब ये 6 संबंध होते हैं, ये बात तो पक्का हो गया। अब देखो 6 संबंध ये कैसे कैसे बने वो समझ लो आप। ठीक है, देखो साइन का मतलब वो ज्या। अब इधर आ जाओ, साइन। अब यहाँ पर हम पहले ये काम करना होगा कि ये तो है अलग कोण, अब ये जो 2 कोण है इनमें से एक को मुखिया बनाना होता है, एक को प्रधान बना लीजिए,
तो मान लीजिए हम इसको मान के चलेंगे, तो हमने ए को माना है तो ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा। हमने इसे अगर मुखिया बनाएंगे तो ये वाला आपका आधार बन जाएगा और ये कहने का मतलब लंब बन जाएगा। तो हम इसे मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए। तो साइन ए हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए बराबर है। साइन ए का मान होता है लंब बटे कड़। तो लंब बटे कड़ होता है साइन, यानी कि साइन बराबर होता है लंब बटे कड़। तो लंब कितना है इसमें, लंब है ये वाला, ठीक है ना। तो लंब बटे कड़, ठीक है ना। साइन बराबर होता है लंब बटे कड़, यानी कि लंब और कड़, लंब ये वाला लंब और ये कड़, इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं ज्या। समझिए, इसे और इसे, इन दोनों को जब हम बटे में लिखते हैं यानी कि अनुपात में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं ज्या, जिसे हम साइन कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, कॉस ए का देखिए, कॉस ए का होता है आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़, ये आधार है ये कड़ है, तो ये हो जाएगा आधार अपॉन में कड़, ठीक है ना। इन दोनों को जब हम देखते हैं अनुपात तो उसे हम कहते हैं कोज्या, जब आधार ऊपर और नीचे कण को लिखा जाता है। टेन, तो टेन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ, लंब और आधार को जो है अनुपात में लिख दिया है तो उसे हम कहेंगे टेंजेंट। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तीन हो गए अनुपात। अब इन तीन अनुपातों के बिल्कुल ये तीन विपरीत है, ये तीन बिल्कुल इसके क्या है, विपरीत यानी विलोम है। तो देखिए कॉट, कॉट जो होता है वो टेन का विलोम होता है, तो ये हो जाता है आधार बटे लंब, आधार अपॉन लंब, ठीक है। सेक होता है वो होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का आधार बटे कड़ है, तो इसे हो जाएगा कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार हो जाएगा। और बात की जाए अगर कौशिक की, तो कौशिक आपका साइन का विपरीत होता है, तो कड़ बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहते होगे कि सर हम तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, हम याद करेंगे इसका क्वेश्चन में इसलिए लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, जिसे हम कहते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब यहां पर देखो लाल बटे कक्का, तो यहां से समझो लाल, ये वाला जो होता है आपका ऊपर देखिए, तो ये वाला होता है साइन के लिए होता है, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है टेन के लिए, ठीक है। अब देखिए साइन यानी कि लंब बटे कड़, एल का मतलब लंब, के का मतलब कड़, तो इसे हम कह सकते हैं एल बटे के, ठीक है। इसे एल माना है, इसे के माना है और इसे ए माना है, ठीक है। यहां पर इस ए पे मत जाइए, ये हमने ए माना है आधार, ठीक है। अब देखिए आधार बटे कड़, तो आधार बटे कड़ कौस का होता है, आपको क्या याद कर लेना है, लाल बटे कक्का याद कर लो, क्या लाल बटे कक्का याद कर लो, और यहां से आपको सब पता चल जाएगा। आधार बटे कड़, तो एक बटे के हो जाएगा इसका। टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है एल बटे ए, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इसकी ये वाली जो है शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, इनकी लॉन्ग फॉर्म ये वाली है, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये वाली है, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से याद रहे, ठीक है ना, आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए ये सब कुछ लिखवा रहा हूं। अब देखिए कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार के लिए ए हो जाएगी, बटे लंब कितना है एल, ठीक है। अब देखिए कड़, तो इसे कड़ बटे आधार, ये हो जाएगा कड़ बटे लंब, तो के बटे एल। देखो यहाँ पर ये बिल्कुल इसके विपरीत कर देते हैं, इनके जो है विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो है समझ में आए होंगे, और आप इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देख तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी समकोण त्रिभुज पे काम करती है, किसपे, समकोण त्रिभुज पे काम करती है। देखिए तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से होती है, ये आपका होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, और वैसे भी त्रिभुजों की तीन ही भुजाएं ही होती हैं। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं अगर दी हुई हैं तो एक भुजा का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा पूछी गई है और ये 10 दे दिए, ये 15 दे दिए, ठीक है, तो आप इसे निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए ये कुछ समकोण त्रिभुज पे काम करती है, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में प्रयोग की जाती है, समकोण त्रिभुज में
एक भुजा का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब देखिए आपकी जो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है वो कौन सी होती है। सबसे पहले देखो, इसमें ये वाला होता है आपका कर्ण, ये 90 डिग्री का एंगल होता है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी और ये रही सी, ये स्मॉल मान लो, ठीक है, कैपिटल मत मानो। ए बी और ये है सी, ये हो गया आपका लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपकी होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसे अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे मान सकते हो, लंब के लिए एल मान लो, कर्ण के लिए के मान लो और आधार के लिए ए मान लो, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो के स्क्वायर बराबर लंब का मतलब एल स्क्वायर प्लस आधार का मतलब ए स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है, एक पाइथागोरस प्रमेय है, यहाँ से निकल आएगी। तो ये आपकी हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय। चलिए अब देखिए इसका मतलब बेसिकली क्या होता है। इसका मतलब होता है कि किसी समकोण त्रिभुज की जो लंबी भुजा होती है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है, ठीक है ना। इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लीजिए, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, हमने ये वाली भुजा 5 मान ली है और ये 12 है और ये वाली हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण जो है हमें निकालना है, ठीक है। कर्ण पता नहीं है, तो देखिए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होती है ना, बिल्कुल। चलिए अब देखो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण के यहाँ पे के स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर एल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो एल, तो एल ये वाला है, ये ए है और ये के है ना। तो चलिए एल की जगह लिख दो 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ए की जगह लिखो 5 का स्क्वायर, के स्क्वायर वैसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है के स्क्वायर बराबर 12 का, अगर आप 12 का वर्ग करोगे यानी कि 12 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 144 प्लस 5 का जो स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 की 2 बार गुणा, तो 25 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये, तो कर्ण बराबर निकाला जाए तो रूट लग जाएगा इसके ऊपर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो देखिए 169 जो होता है वो 13 का वर्ग होता है, कितने का, 13 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 13 आ जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा ये 13, तो ये वाला आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होता है और अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको पाइथागोरस प्रमेय बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और आज के सेशन में मैंने आपको जो कुछ बताया है, यानी कि हमने बहुत ही बेसिक लेवल से आपको बताया है त्रिकोणमिति, ठीक है ना। यानी कि इस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि हम मुझे अगले वीडियो में आपका जो डाउट है उसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।